हमारे डिडक्टेबल अनाउंसेस जो है वो कंप्लीट हो गए थे। क्या हैं क्या नहीं होते, किस लेके चल रहे होते हैं, उसके बारे में हमारी कंप्लीट डिस्कशन हो चुकी हुई है। और हमें लग गया पता कि डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ जाती है। इस इनकम के ऊपर हम रेट लगाते हैं तो मेरे पास टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ जाती है। अब टैक्स लायबिलिटी के बाद जो हमारी कहानी चलती है, जो हमने चीजें लेके चलनी है, वो किसके बारे में है? वो है टैक्स क्रेडिट्स के बारे में। टैक्स क्रेडिट्स एंड रिबेट्स, इनके बारे में हमने क्या करनी है? अब इनके बारे में हमने तमाम डिस्कशन जो है वो कंप्लीट करनी है। क्या होती है, कैसे नहीं होती, उसको देखते हैं। लेकिन जब हमने टैक्स डिडक्टेबल अलाउंस पढ़ा था, उस डिडक्टेबल अलाउंस में हमने देखा था कि हम क्या कर रहे होते हैं डिडक्टेबल अलाउंस के ऊपर। हम देखते हैं कि ये चीज़ें जो हैं हमारी इनकम को रिड्यूस कर रही होती हैं, जिसमें ज़कात था, वर्कर वेलफेयर फंड था, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड था। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी इनकम को रिड्यूस कर रही होती हैं। अब टैक्स क्रेडिट्स या टैक्स रिबेट्स क्या होते हैं कि ये हमारी टैक्स लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं? जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी आई है, ये उस टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे होते हैं। अब कैसे? फॉर एग्जांपल, आपका टैक्स बना 1000 रुपया। आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जिसकी वजह से आपको टैक्स क्रेडिट या रिबेट मिल सकता है। आपने वहां पे एक्टिविटी परफॉर्म की, आपको टैक्स में माफी हो गई, रिमेनिंग जो है वो आपको उन्होंने कह दिया टैक्स पे कर दें। तो ये क्या है? टैक्स क्रेडिट और रिबेट्स क्या होते हैं? इनको हम लेस करते हैं, और इनको लेस करने से हमारे टैक्स में क्या होती है? कमी वाकया हो रही होती है। मीन्स टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसमें से हम देखेंगे कि जो हमारे पास टैक्स क्रेडिट वो हम इसमें से लेस करवा देंगे, और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास नेट टैक्स पेएबल जो होगा वो आ रहा होगा। ये हमने क्या करना है? ये हमने इस तरह से इसको लेके चलना होता है। अब फिर जब नेट टैक्स आ जाएगा, इस नेट टैक्स में से जो हमारे एडवांस टैक्सेस हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस होंगे, वो हम लेस करवाएंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास टैक्स पेएबल जो है वो आ जाएगा कि इतना टैक्स जो है वो मैंने पे करना है, इतना टैक्स मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँगा, वो इसमें आ जाएगा। तो ये टैक्स क्रेडिट है, रिबेट्स जो है उसको हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। अब आपको याद हो जब हमने टैक्स रेजिम्स पढ़ी थी, उन टैक्स रेजिम्स में हमने ये क्लियरली पढ़ा था कि हमारे पास तीन जो रेजिम्स हैं जो चल रही होती हैं। एक है हमारे पास नॉर्मल टैक्स रेजिम, दूसरी है हमारे पास सेपरेट टैक्स रेजिम, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और तीसरी है हमारे पास फाइनल टैक्स रेजिम, एफटीआर। जो सेपरेट टैक्स रेजिम है, इसमें हमारे पास अंडर सेक्शन 37A की आइटम आती है, हमारे पास प्रॉपर्टी का डिस्पोजल आता है, और हमारे पास इसमें क्या आ रहा होता है? गोल्डन हैंडशेक आ रहा होता है। और एफटीआर में भी हमारे पास डिविडेंड वगैरह चीजें आती हैं। हमने दोनों को पढ़ा था कि एफटीआर का जो टैक्स है वो फुल एंड फाइनल होता है, उसमें किसी किस्म की हम रिडक्शन वगैरह नहीं कर सकते। एंड सेम गोज विद एसटीआर। तो इसका मतलब टैक्स रिजीम्स में हमें ये चीज वहां पे क्लियरली हमने पढ़ी थी कि ये जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होगी, एफटीआर की इनकम होगी, इनकी टैक्स लायबिलिटी में कभी किसी किस्म की रिडक्शंस नहीं हो सकती। जैसे इन इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं हो सकता, वैसे जो इन इनकम के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बन रही होगी, उस टैक्स लायबिलिटी में से हमारे कोई किसी किस्म का टैक्स क्रेडिट भी लेस नहीं हो रहा होगा। तो एक्चुअली हम सारा कुछ किस में से लेस करवा रहे होंगे? जो हमारे पास नॉर्मल टैक्स रजीम आ रही होगी, जो उस नॉर्मल टैक्स रजीम के तहत जो टैक्स लायबिलिटी बनी होगी, उसमें से ही हम तमाम टैक्स लायबिलिटी जो है उसको रिड्यूस करवा रहे होंगे। तो हम क्या वही करते हैं, जब हम रेट लगाते हैं हमारे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ जाती है। जब हमारे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आई है, हमने इसके ऊपर रेट लगाया, सैलरी या नॉन सैलरीड वाला, मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ये टैक्स लायबिलिटी किसकी है? सिर्फ और सिर्फ उस इनकम की है जो एनटीआर वाली है, जो एनटीआर में शामिल है। वो मैंने क्या कर ली? वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब उसको लिखने के बाद मैं इसमें से क्या करूंगा? मैं टैक्स क्रेडिट्स जो हैं वो लेस करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे फुल टाइम टीचर अलाउंस, उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट,
उसके बाद जो हमारे पास टैक्स रिबेट्स होंगे वो हम एवरेज रिलीव्स वाले क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे लेस करवा रहे होंगे। इस टैक्स लाइबिलिटी में से जब हम ये अगर कोई भी हमारे पास क्रेडिट्स वगैरह हैं, अगर हम उसको लेस करवा देंगे तो हमारे पास नेट टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। उसके बाद हम उसमें सेपरेट ब्लॉक का टैक्स ऐड करेंगे, एफटीआर का टैक्स ऐड करेंगे, और हमारी टोटल टैक्स लाइबिलिटी वगैरह आ रही होती है। तो अब हमने क्या देखना है, अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये टैक्स क्रेडिट या जो अलाउंसेस वगैरह हैं वो कैसे लेस होंगे और किस तरह से उनको लेके चलेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल टाइम टीचर या फुल टाइम रिसर्चर अलाउंस की। ये फुल टाइम टीचर या फुल टाइम रिसर्चर अलाउंस है, ये किसको मिलेगा, ये किसको नहीं मिलेगा, उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ उस बंदे के लिए होगा जो बीइंग अ फुल टाइम टीचर के तौर के ऊपर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। जो एज अ फुल टाइम टीचर है या फुल टाइम रिसर्चर है, उसको क्या मिलेगा, ये अलाउंस मिल रहा होगा। और ये अलाउंस के लिए शर्त क्या है कि ये बंदा जो टीचिंग से अपनी सैलरी इनकम कमा रहा है और इसको ये जो अलाउंस मिलेगा वो उसको उसकी इस सैलरी इनकम के ऊपर ही क्या मिलेगा, मिल रहा होगा। अब ये जो बंदा है जो बीइंग अ फुल टाइम टीचर है या रिसर्चर है, ये एम्प्लॉयमेंट कर रहा है किसी नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, और जो इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज्ड है बाय एचईसी से या बोर्ड ऑफ एजुकेशन से या कोई यूनिवर्सिटी वगैरह जो है वो उससे रिकॉग्नाइज्ड है। अगर वो इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल करता है तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम ये फुल टाइम टीचर अलाउंस दे देंगे। और वो फुल टाइम टीचर अलाउंस क्या होगा कि जो भी उसकी सैलरी होगी, उसकी सैलरी की टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, उसका जो 25% होगा वो हम क्या कर देंगे, इसका लेस करवा देंगे। जस्ट टेक एन एग्जांपल, इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन है जी मिस्टर ए। मिस्टर ए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, और वो काम कर रहा है बीइंग अ फुल टाइम टीचर। अब फुल टाइम टीचर का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ टीचिंग ही करेगा, कोई किसी किस्म की मैनेजेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, बस आएगा, पढ़ाएगा और निकल जाएगा। इसके अलावा वो और कोई दूसरा काम नहीं कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, वो पढ़ा रहा होगा, उसके अलावा कोई भी काम नहीं करेगा, कोई क्लरिकल, कोई मैनेजमेंट वाला इस तरह कोई एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं होगा। वो जिस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा वो एक ही होगी, और वो क्या होगी कि उसने सिर्फ और सिर्फ आना है, अपनी रिसर्च करनी है, या उसने क्या करना है, पढ़ाना है, और उसने चले जाना है। इसके अलावा कोई दूसरा काम वो नहीं कर रहा होगा। तो ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे, ऐसे बंदे को हम फुल टाइम टीचर कह रहे होंगे। अब ये फुल टाइम टीचर अगर जो होगा, इसको फिर हम क्या देंगे, इसको हम बेनिफिट देंगे। और वो बेनिफिट क्या देंगे, हम इसकी टैक्स लायबिलिटी को 25% रिड्यूस कर देंगे, लेस करवा देंगे। अब कैसे होगी, और ये एक और चीज, ये सिर्फ बेनिफिट जो है ये आपको आपकी सैलरी भी मिलेगा, सैलरी के अलावा किसी भी और के ऊपर ये नहीं मिलेगा। अब कोई मिस्टर ए है, वो किसी नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, और वहां से वो अपने सैलरी की इनकम कमा रहा है। जो उसको सैलरी मिल रही है वो कितनी है, 3 मिलियन है। 3 मिलियन क्या करी है, उसने अपनी सैलरी कमाई है, और उसके पास कोई और भी अदर सोर्सेज की इनकम है, वो है 6 लाख। और ये बंदा फुल टाइम टीचर भी है, इसके पास सैलरी भी है, माइट भी कहीं प्राइवेट वगैरह भी काम करता हो, पेपर चेकिंग वगैरह करता हो या किताब लिखी हो, उससे इसको जो अदर सोर्स की इनकम आई है वो कितनी है, 6 लाख आई है। रिक्वायरमेंट है कि हमने इसका क्या करना है, हमने इसका टैक्स पे एबल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, कितना टैक्स इसको पे करना पड़ेगा। तो जब हम इसकी टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे होंगे, हमने सवाल बड़े गौर से पढ़ना है, और हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये किसी रिबेट के लिए, किसी रिलीफ के लिए एलिजिबल तो नहीं। जब हम सवाल पढ़ेंगे और हमें लग रहा है पता कि ये फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए एलिजिबल है, तो जब हम इसकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम उसका फुल टाइम टीचर अलाउंस निकालेंगे। अब इसकी टैक्स हमने पे करना है, टैक्स कैसे पे करेंगे, सिंपल सी बात है, हम इसकी देखेंगे टोटल इनकम कितनी है। इसकी टोटल इनकम है 36 लाख।
अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर टैक्स निकालना है। अब टैक्सेशन में हमें फैसला करना पड़ेगा कि ये बंदा सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। तो कैसे फैसला करेंगे, ये इसकी सैलरी है, इसको उठा के डिवाइड कर दो 36 लाख के ऊपर, और बताओ क्या आंसर 75% से ज्यादा आता है कि नहीं आता। अगर इसका आंसर 75% से अबव है तो हम क्या मानेंगे, इसको सैलरीड इंडिविजुअल मांग रहे होंगे। अब सैलरीड इंडिविजुअल है तो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रेट्स लगाएंगे, और रेट्स इस पे लगने हैं कौन से वाले, सैलरीड वाले। मतलब ये रेट्स जो हैं वो इसके ऊपर क्या कर रहे होंगे, अप्लाई हो रहे होंगे। हम ये रेट पकड़ेंगे, जैसे है जी 24 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उसका 20% और 1,65,000। जब हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो स्लैब फॉल कर रही है 24 लाख वाली, 24 लाख पे था जी 1,65,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है 24 लाख से उसका 20%। ये कितना एक्सीडिंग है, 12 लाख। 12 लाख का 20% कितना बनेगा, 2,40,000। अब आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, कितनी बनेगी, 2,40 और 1% कितना होगा, 2,40, 3,40, 4,05,000 जो है वो इसकी क्या होगी, वो टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। अब जब इसकी 4,05,000 टैक्स लायबिलिटी आ गई तो ये क्या करेगा कि यही टैक्स पे करेगा, कहेगा नहीं, क्योंकि मैं फुल टाइम टीचर भी हूँ तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे फुल टाइम टीचर अलाउंस जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि ये फुल टाइम टीचर है। तो फिर हम इसकी क्या करेंगे, हम इसकी वर्किंग करेंगे फुल टाइम टीचर वाली। हम क्या बनाएंगे, हम वर्किंग में जाएंगे, रेफरेंस देंगे, और वर्किंग में हम क्या करेंगे, हम फुल टाइम टीचर अलाउंस जो है उसको हम कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब वो किस पे सिर्फ होगा, वो सिर्फ और सिर्फ होगा सैलरी के ऊपर। जो सैलरी इनकम होगी सिर्फ सैलरी के लिए ये एलिजिबल होगा। तो इसकी सैलरी कितनी थी, इसकी सैलरी थी 3 मिलियन। हम वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ इसकी सैलरी का टैक्स निकालेंगे, कितना बन रहा है, ये टैक्स आ गया। 3 मिलियन इसकी सैलरी थी, स्लैब इसका यही लगना है 24 लाख वाला, 24 लाख हम इसमें से लेस करवाएंगे। फिक्स अमाउंट कितनी थी, 1,65,000, और जो एक्सीडिंग अमाउंट है 6 लाख, इसका हम लेंगे 20%, वो आ जाएगा 1,20,000। इसको जमा करेंगे कितना बनेगा, ये है सिर्फ और सिर्फ इसका सैलरी के ऊपर टैक्स। ये जो है ये क्या है, इसका सैलरी के ऊपर टैक्स बनता है, खाली सैलरी के ऊपर। ये जो सैलरी के ऊपर टैक्स इसका आया है, इसका हम 25% लेंगे, कितना बनता है, मतलब 2,85,000 का हम 25% लेंगे, कितना बनेगा, 71,250। ये सैलरी की टैक्स लायबिलिटी का 25% ये आया। ये अमाउंट जो है ये हमें क्या हो जाएगी, एज अ फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस हो जाएगी। तो ये जो हमने 71,250 कैलकुलेट किया वो हम यहाँ से लेस करवा देंगे, और जो रिमेनिंग आएगा वो इसका क्या कहलाएगा, वो इसका टैक्स पेएबल कहला रहा होगा। इतना टैक्स जो है वो इसने पे करना है। तो ये इसकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी। क्योंकि ये एलिजिबल था, इसको हमने फुल टाइम टीचर अलाउंस दिया। फुल टाइम टीचर अलाउंस देने के बाद वो क्या होगा, उसका ये टैक्स पेएबल आ रहा होगा। तो ये हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो ये क्राइटेरिया, ये कि इन क्राइटेरिया को जो फुलफिल करेगा वो फुल टाइम टीचर कहलाएगा। और अगर कोई फुल टाइम टीचर है तो ये इसको क्या मिल रहा होगा, बेनिफिट मिल रहा होगा, ये इसको फायदा मिल रहा होगा। और वो हम कैसे पता निकालेंगे कि उस टीचर की जो सैलरी होगी सिर्फ वो, मतलब हम वर्किंग में जाएंगे, वर्किंग में उस टीचर की सैलरी पकड़ेंगे, सैलरी के ऊपर टैक्स रेट लगाएंगे, जो उसकी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसका 25% लेंगे। जो जवाब आएगा वो हम क्या करेंगे, वो हम जाके यहाँ पे लेस करवा देंगे। एक और चीज आपने छोटी सी याद रखनी है कि जो होते हैं ना हमारे मेडिकल प्रोफेसर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स कौन से होते हैं, जो सुबह जाकर टीचिंग हॉस्पिटल में टीच कर रहे होते हैं और शाम को अपनी उसी प्रोफेशन की प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं।
ये मेडिकल प्रोफेसर जो हैं इनको फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं मिलेगा, ये इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इनको ये नहीं मिल सकेगा। तो ये हमारा पहला रिलीफ जो है फुल टाइम टीचर अलाउंस, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे अगर हम एवरेज रिलीफ की बात करें तो ये फुल टाइम टीचर अलाउंस हमारा कंप्लीट हो गया। हमने देख लिया कि फुल टाइम टीचर अलाउंस हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे लेस करवा देंगे। उसके बाद अगली बारी किसकी आ रही है, अगली बारी आ रही है फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स की। अगली बारी किसकी है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट की। इसको हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं, इसे हम यूनिलेटरल रिलीफ भी क्या कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं। अभी जो हमने अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, इसके लिए क्या शर्त है कि जो बंदा रेजिडेंट होना चाहिए, उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। अगर उसने टैक्स पे कर दिया तो ठीक है, अगर पे नहीं किया तो वो 2 सालों में क्या हो जाएगा, टैक्स पे हो जाएगा। तो फिर हम उसे क्या में देंगे, हम उसको फॉरेन टैक्स क्रेडिट दे रहे होंगे। मतलब अगर हम कोई भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो हमारी फॉरेन इनकम है क्या वो टैक्सेबल है कि नहीं है इन पाकिस्तान। अगर कोई फॉरेन इनकम पाकिस्तान में टैक्सेबल ही नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो उसके ऊपर उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। किस पे मिलेगा, हमेशा उस इनकम के ऊपर जो टैक्सेबल होती है। दूसरा, उसने उस इनकम के ऊपर जो टैक्स जो है वो ऑलरेडी पे कर दिया हो, टैक्स जो है ऑलरेडी पेड हो। पेड का मतलब है या तो डिडक्ट हो गया हुआ है या विदहेल्ड हो गया हुआ है उस इनकम में उस साल से। अगर पे नहीं किया, पे हो जाएगा, या आप कह रहे हैं जी अभी हमने टैक्स पे नहीं किया बट वी विल पे इट, तो ठीक है, तब भी आपको ये अलाउ हो जाएगा, बट कह दिया जाएगा कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं, अगले 2 साल के अंदर अंदर आपने उस कंट्री में टैक्स जो है वो पे कर देना है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको जो उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट है हम कह देंगे अलाउ है, आप इसका हमसे बेनिफिट ले लें। अब इससे ही कंसर्निंग एरिया चैप्टर नंबर 4 मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी जो फॉरेन इनकम होती है उसके बारे में हमने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस कर ली हुई थी। फॉरेन इनकम में क्या कुछ आता है, इसमें हमने देखा था कि एक पर्सन जो है वो रेजिडेंट है, तो दूसरा पर्सन जो है वो कौन है, वो नॉन रेजिडेंट है। इसके बारे में हमने वहां पे डिस्कशन की हुई है। अब जो रेजिडेंट पर्सन है ना, रेजिडेंट पर्सन, इसकी फॉरेन इनकम जो है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है। और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है इसकी फॉरेन इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, उसका हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं ले रहे होते, ये एग्जेम्प्ट है। अब जिसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, जो बंदा रेजिडेंट है उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल है, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में आके अपनी फॉरेन इनकम डिक्लेयर करेगा कि ये मेरी फॉरेन इनकम है, वो फॉरेन इनकम डिक्लेयर करे, अपने उस फॉरेन इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे करे। जैसे ही फॉरेन इनकम के ऊपर वो डिक्लेयर करेगा तो हम क्या दे देंगे, हम उसको जो भी उसका टैक्स क्रेडिट होगा वो क्या कर देंगे, वो हम गिवन कर देंगे कि ये आपका टैक्स क्रेडिट है। बट रिमेंबर, अगर आपको याद हो कि हमने कुछ ऐसे सिनेरियोस पढ़े थे जिसमें पर्सन रेजिडेंट भी है, पर्सन के पास फॉरेन इनकम भी है बट उसकी फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, हमने ये एक्सेप्शंस पढ़ी थी। और वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी थी, कि अगर कोई बंदा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट हो, या कोई बंदा रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट हो, या कोई किसी किस्म का टैक्स ट्रीटी हुआ हो, या फॉरेन सोर्स सैलरी हो। इन 4 सिनेरियो में हमने क्या देखा था, हमने ये पढ़ा था, हमने इस चीज को समझा था कि आपके पास फॉरेन इनकम है लेकिन आपकी फॉरेन इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। तो अगर कोई आप रेजिडेंट पर्सन है उसके पास फॉरेन इनकम है, तो रिमेंबर वो इनमें भी
कभी भी फॉल नहीं करनी चाहिए। ये चीज आपने याद रखनी है। मतलब उसकी इनकम नॉर्मल सिनेरियोज में हो, वो डिक्लेयर करेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको उसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो दे देंगे। अब ये जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा, इसका रूल क्या होगा, किस असूल के तहत हम इसको देंगे। इसका रूल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपने याद रखना है। रूल में हम देखेंगे फॉरेन टैक्स पेड, कि उसने फॉरेन में कितना टैक्स पे किया है एक्चुअली, हम वो लेंगे और हम उसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी टैक्स ऑन फॉरेन इनकम, कि इस फॉरेन इनकम के ऊपर पाकिस्तान में किस तरह से टैक्स लग रहा है, इस तरह से हम कंपेयर करेंगे। अब ये फॉरेन टैक्स पेड जो है ये हमें हमेशा गिवन होगा, और ये जो है ये हमने क्या करना होगा, इसको हमने कैलकुलेट करना होगा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा एवरेज वाला, ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब जरा यहाँ पे देखिएगा, ए से क्या बनेगा, ए से बनेगी टैक्स लायबिलिटी, ए से क्या बनेगी टैक्स लायबिलिटी वो, बी से बनेगा टैक्सेबल इनकम, जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो आ जाएगी, और सी से क्या बनेगा कि वो फॉरेन इनकम जिसके ऊपर उसने टैक्स जो है एवरेज रिलीफ लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से अपना फॉर्मूला लिखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज रिलीफ आ जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला होगा, ये जो फॉर्मूला होगा टैक्स लायबिलिटी दिस वन, इसको डिवाइड करेंगे टैक्सेबल इनकम के ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे फॉरेन इनकम के ऊपर, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो मेरे पास एवरेज टैक्स आ जाएगा, कि पाकिस्तानी टैक्स कितना बन रहा है, बिकॉज ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला एवरेज का होता है। तो ये जो चीज है ये हमें क्या करनी होती है, इस तरह से हम निकालते हैं। जो इसमें से लोअर अमाउंट होती है वो फिर हम क्या करवा लेंगे, वो हम लेस करवा लेंगे। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अच्छा रिमेम्बर, अगर आपने फॉरेन टैक्स पे नहीं किया, आप कहते हैं जी हम इसको पे कर देंगे, आप हमें अलाउ करवा दें, टैक्स वाले जो हैं वो आपकी इस यकीन दहानी पे क्या कर देंगे, आपको अलाउ करवा देंगे। क्योंकि आपने तो ईयर एंड पे जाना है, आपका ईयर एंड होगा 30 जून 2023। आप 30 जून 2023 की फॉरेन इनकम आपने डिक्लेयर की है, और आप इस फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स क्रेडिट जो है वो लेने चले गए हैं। इन्होंने पूछा जी टैक्स पे किया, आपने कहा मैं पे नहीं करूंगा, मैंने अभी पे नहीं किया, मैं पे कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है, आप इस टैक्स ईयर के लिए अपना टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करवा लें, कोई मसला नहीं है। आपको क्या कर दिया रहेगा, इस ईयर में अलाउ कर दिया रहेगा कि आप इसे क्लेम करवा सकते हैं। बट आपको कहा रहेगा कि अगले 2 सालों में पे कर दीजिएगा, मतलब टैक्स ईयर 24 में, टैक्स ईयर 25 में, ये 2 साल का वक्त दिया जाएगा कि ये जो टैक्स आपने पे नहीं किया इन 2 सालों में फॉरेन कंट्री में पे कर दीजिएगा। अगर आप इन 2 सालों में पे कर दें कोई मसला नहीं है। अगर ये 2 साल लैप्स हो जाए और आपका टैक्स ईयर 26 शुरू हो गया, स्टिल अगर ये टैक्स पे नहीं किया गया ना, तो जो टैक्स ईयर 2023 में आपने बेनिफिट लिया था वो वापस क्या हो जाएगा, आपकी टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दिया जाएगा। इसे हम रिकूपमेंट कह रहे होते हैं। तो 23 में आपको बेनिफिट दिया जा रहा है, तो आपको 2 साल का अरसा दे रहे हैं कि ये टैक्स पे कर देना। अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो टैक्स ईयर 2026 में वापस क्या होगा, वो आपकी टैक्स लायबिलिटी में जितना प्रीवियसली बेनिफिट लिया होगा वो ऐड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर कोई पर्सन, उसके पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी है, मतलब उसके पास फॉरेन इनकम भी है, और उसके पास फुल टाइम टीचर भी है, कोई फुल टाइम टीचर भी है, उसके पास फॉरेन इनकम भी है, तो आपने हमेशा ये सीक्वेंस में क्लेम करना है। सबसे पहले आप क्या क्लेम करेंगे, सबसे पहले आप फुल टाइम टीचर अलाउंस क्लेम करेंगे, वो जो हमने भी रूल पढ़ा है
वो क्या लेंगे, हम 25% लेंगे सैलरी के टैक्स लायबिलिटी का, वो हम यहाँ पे रिड्यूस करवा देंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या क्लेम करेंगे, सेकंड नंबर पे हम क्लेम कर रहे होंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। जब फॉरेन टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम करेंगे और जब हम ये रूल अप्लाई कर रहे होंगे, रिमेंबर इस रूल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगी कि उस टैक्स लायबिलिटी में से जो भी आई होगी हमारी, उसमें से हम फुल टाइम टीचर अलाउंस, ये जो हमने यहाँ पे क्लेम किया होगा, ये लेस करवाएंगे। इसको फिर हम टैक्सेबल इनकम पर डिवाइड करके यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहे होंगे। इट मीन्स कि जब हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम कर रहे होंगे, तो ऐसे ही हम अन्य बार क्लेम नहीं कर लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट से पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस है था, तो हम क्या करेंगे, हम ये टैक्स लायबिलिटी पकड़ेंगे, उसमें से ये वाला फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस करेंगे, मेरे पास जो नेट टैक्स लायबिलिटी आई होगी, वो टैक्स लायबिलिटी इस्तेमाल होगी इस ए डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी वाले फॉर्मूला में। हम उस ए को ये इस्तेमाल कर रहे होंगे अगर फुल टाइम टीचर अलाउंस है। अगर फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं है, फिर तो मसला ही कोई नहीं है, फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हम ये अमाउंट पकड़ेंगे, सीधा इसको अपनी टैक्स लायबिलिटी कंसिडर करेंगे, बी पे डिवाइड करेंगे और हमारा जवाब जो है वो आ जाएगा। तो ये हमारी सारी कहानी है फुल टाइम टीचर अलाउंस के लिए। अब रिमेंबर, अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, तो हर इनकम के लिए अलग फुल टाइम टीचर अलाउंस जो है वो क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। ये भी चीज क्या रखनी है आपने, याद रखनी है। क्लियर है? इसकी भी हम छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। कोई मिस्टर डी है, उसने हमें अपनी इनकम डिटेल दी है टैक्स ईयर 2023। उसकी पाकिस्तानी सोर्स इनकम है हमारे पास, जिसमें उसके पास सैलरी है 36 लाख। उसके पास नेट इनकम है प्रॉपर्टी की। अब फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम में इसकी कौन सी है, बिजनेस की इनकम है सिर्फ, और वो इसने कमाई है कितनी, 3 मिलियन कमाई है। और वो कहता है मैंने इस फॉरेन इनकम पे फॉरेन टैक्स पे किया है, वो कितना, 20% पे किया हुआ है। इसने हमें बता दिया। हमें कहा जाता है जी इस बंदे की टोटल इनकम जो है वो कैलकुलेट करके बता दो कितनी बनती है कितनी नहीं बनती, और इसका हमें बता दें टैक्स कितना बनता है। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दो कॉलम आ गए हमारे पास। यहाँ पे आ गई हमारी पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम, वो कितनी बन रही है, 36 और 2 58 68 76। पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम कितनी बन रही है, 76 मिलियन बन रही है, 7.6 मिलियन। और जो फॉरेन इनकम है वो कितनी बन रही है, 3 मिलियन। आप इसको जमा कर लें, आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी, डेट वुड बी 10.6 मिलियन। ये आपकी टोटल इनकम बन जाएगी। अब आप इसके टैक्सेशन पे चलेंगे, तो ये केस जो है वो तो नॉन सैलरीड का ही बन रहा है। अब चूंकि नॉन सैलरीड का केस है, तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर नॉन सैलरीड रेट लगाएंगे। अब रेट्स पे अगर जाऊं मैं, तो ये रेट्स नॉन सैलरीज के हैं, ये 6 मिलियन से ऊपर है, तो स्लैब है जी 1,33,000 और एक सीडिंग अमाउंट का 35%, 1,33,000,000। ये है जी 1,06,000। इस पे फिक्स टैक्स है 1,33,000,000। और जो 6 मिलियन से एक्सीडिंग अमाउंट होगी हमारी कोई भी, उसका कितना लेना है, उसका हमने 35% लेने हैं। अब एक्सीडिंग अमाउंट हमारी कितनी बन रही है, 4.6 मिलियन। 4.6 मिलियन का 35% कितना आएगा, 1610।
000, इसको जो जमा करें क्या बनता है, 2940,000 क्या बन जाएगी, इसकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। अब चूंकि ये इसके पास फॉरेन इनकम है, इसे फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट, क्योंकि अगर हम यही टैक्स लाइबिलिटी पे कर दें तो वो तो गलत हो जाएगा। हम फिर क्या करेंगे, हम इसका फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे, और वो कैलकुलेट करने के लिए हम लेस करवाएंगे, लेस फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉर्मूला होगा फॉरेन टैक्स पेड, जिसने किया है, इसने कहा कि मैं 20% पे किया फॉरेन टैक्स, तो 3 लाख का 30 मिलने का 20% कितना होगा, 6 लाख होगा। हम यहाँ पे 6 लाख ले लेंगे, और हम लेंगे एवरेज टैक्स एवरेज रेट ऑन पाकिस्तानी इनकम। अब उस पर हमारा आया था 2940,000, ये टैक्स लायबिलिटी है, ये ए है। टोटल इनकम हमारी कितनी आई है, 10.6 मिलियन है, और फॉरेन इनकम कितनी है हमारी, 3 मिलियन है। अब आप इसको सॉल्व करें, बताएं क्या जवाब आता है। 2940,000 डिवाइडेड बाय 1060,000, ये आया। इसमें से हम लोअर लेते हैं, लोअर चूंकि 6 लाख है, तो हम 6 लाख इसमें से लेस करवा देंगे। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी। डेट वुड बी 2340,000, ये मेरा क्या आएगा, टैक्स पेबल आ रहा होगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे होते हैं, इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये सारी कहानी हमारी किसकी थी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट के मुतालिक। आपका चैप्टर नंबर 13 जो है वो भी कंप्लीट हो गया आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अब हमारे पास ना आगे रह गए हैं, वो हैं हमारे एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ जो है मतलब फर्दर 2 रिलीफ जो हैं वो हमने क्या करने हैं, अब कैलकुलेट करना सीखने हैं। एक है डोनेशन का रिबेट, और दूसरा है कि अगर हम अप्रूव पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे होते हैं, उसका बेनिफिट, उसका रिबेट हम किस तरह से निकालेंगे, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर सीखना है। सबसे पहले हम डोनेशन की बात करते हैं। डोनेशन अंडर सेक्शन 61 जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को कर रहे होंगे। देखें, जब भी हम डोनेट करते हैं या जब भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें उस डोनेशन का बेनिफिट, हमें उस डोनेशन का फायदा मिलना चाहिए। जब भी हम डोनेशन करेंगे, डोनेशन अंडर सेक्शन 61, इस पे हमें क्या मिलेगा, इस पे हमें टैक्स रिबेट मिलेगा, मतलब टैक्स लायबिलिटी जो है वो हमारी कम हो रही होगी। अब डोनेशन अंडर सेक्शन 61 क्या है, इसमें हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी चीज़ डोनेट कर रहे हैं या कोई भी चीज़ जो है वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब डोनेशन क्या होती है, चैरिटी वगैरह करना। शर्त क्या है, या तो हम ये डोनेशन वगैरह देंगे थ्रू बैंकिंग चैनल, बैंक के जरिए, या हम देंगे इन काइंड, चीज़ें भी दे सकते हैं। अगर हमने कैश में डोनेशन भी करनी है तो हम बैंक जाएंगे, बैंक से चेक पकड़ेंगे और हम उस कैश वहां पे दे रहे होंगे। अगर हम भी डोनेशन इस मोड में कर रहे हैं तो हमें रिबेट अलाउ होगा। रिबेट का मतलब क्या है कि हमारी टैक्स लायबिलिटी में कमी हो जाएगी। अब वो डोनेशन करनी किसको है, उस डोनेशन के लिए है कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो गवर्नमेंट रन कर रही है उसको कर सकते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रिलीफ फंड या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेलफेयर इंस्टीट्यूट वगैरह जो रिलीजियस पर्पस के लिए, एजुकेशनल पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए, वेलफेयर पर्पस के लिए या प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट के लिए बने हैं, और अगर उन्हें FBR ने अप्रूव किया हुआ, रेलेवेंट अथॉरिटीज ने अप्रूव किया हुआ है, या वो इदारे जो 13 स्केड्यूल में मेंशन किए गए हैं, जैसे शौकत खानम हो गया, सिटीजन फाउंडेशन वगैरह हो गई, उस तरह के इदारे जो 13 स्केड्यूल में मेंशन किए गए हैं। अगर हम इन इदारों को डोनेट कर रहे हैं, इन इदारों को हम अमाउंट चंदा वगैरह दे रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें डोनेशन अलाउ हो जाएगी। अब जो हमने डोनेशन अलाउ होगी
उस डोनेशन को क्लेम करने का रूल क्या होगा? रूल होगा कि जो हमने एक्चुअल अमाउंट की होगी डोनेशन की, वो यहाँ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये विच एवर इज लोअर वो पकड़ेंगे, इसको हम एवरेज के फॉर्मूला में लगाएंगे और हम क्या ले लेंगे? अपना रिबेट ले लेंगे। क्योंकि इसको एवरेज रिलीफ कह रहे हैं, तो इसमें रिलीफ जो मिलेगा वो हमें एवरेज रेट के मुताबिक मिल रहा होगा। मतलब क्या होगा, जब भी हमने इसको क्लेम करना है, आपने डोनेशन की है, आपने अमाउंट डोनेट की है, आपने रकम वगैरह दी है, नाउ यू वांटेड टू क्लेम दैट द रिबेट, तो उसका असूल क्या होगा, उसका रूल क्या होगा? उसका रूल होगा कि जो भी आपने अमाउंट डोनेट की होगी, जो भी आपने अमाउंट जो है वो डोनेट की होगी, वो आपने पकड़नी है। यदि मैंने सालाना इतनी डोनेशन की है, और आपने कंपेयर करना है क्या? 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। और टैक्सेबल इनकम पता है आपको क्या बात है? कि जब हम अपने टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस करवा देते हैं, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर आ जाती है। उस टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर का हमने क्या लेना है? 30% लेना है। अगर कंपनी डोनेट कर रही है तो कंपनी के लिए लिमिट क्या होगी? 20% होगी इन केस ऑफ कंपनी। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, जो इसमें से लोअर अमाउंट होगी हम उसको क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे रिबेट के फॉर्मूला में। और ये हम रिबेट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है जी ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब ए क्या होगा? ए आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी। बी क्या होगा? बी आपकी टैक्सेबल इनकम होगी। और सी क्या होगा? सी इनमें से जो लोअर अमाउंट है, जो इन दोनों में से लोअर अमाउंट है, वो सी होगा। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो मेरे पास रिबेट की अमाउंट आ जाएगी, उतना रिबेट जो है हम ले लेंगे। अच्छा रिमेंबर, ये जो टैक्स लायबिलिटी हम ले रहे होंगे, इस टैक्स लायबिलिटी में से अगर डोनेशन से पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस है था, अगर डोनेशन से पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस है था, तो हम वो लेस करेंगे। और अगर फॉरेन टैक्स क्रेडिट था तो हम वो भी लेस करेंगे। वो लेस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो हमने यहाँ पे लेनी है। अगर डोनेशन हम क्लेम करने चाह रहे हैं, उससे पहले हमारे पास कोई फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं था, कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं था, फिर तो कहानी बड़ी आसान है, वही टैक्स लायबिलिटी पकड़ के हम यहाँ पे रख लेंगे। लेकिन अगर हम डोनेशन क्लेम करने जा रहे हैं, उससे पहले हम क्या कर रहे हैं? उससे पहले हम फुल टाइम टीचर अलाउंस भी क्लेम कर रहे हैं, या हमने किसी इनकम के ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी क्लेम किया है, तो फिर हम टैक्स लायबिलिटी में से दोनों वो क्रेडिट लेस करवाएंगे। उसके बाद जो टैक्स लायबिलिटी आएगी उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, और उसका हम क्या कर रहे होंगे? रिबेट निकाल रहे होंगे। एक और चीज याद रखनी है कि अगर हम एसोसिएट्स को डिनोट करेंगे, डोनेशन टू एसोसिएट्स, अगर हम एसोसिएट्स को डोनेट कर रहे होंगे, एसोसिएट्स हमने सेल्स टैक्स में पढ़ा था क्या होता है क्या नहीं होता, तो फिर क्या होगा? फिर हम हाफ लगाते हैं। फिर जो हमारी लिमिट होगी 15% होगी फॉर इंडिविजुअल्स, और 10% होगी फॉर कंपनी। मतलब यहाँ पे अगर नॉर्मल डोनेशन कर रहे हैं तो लिमिट क्या है? 30% है और 20% है। अगर एसोसिएट्स को डोनेट किया गया है तो फिर लिमिट क्या हो जाएगी हमारी? 10% और 15% जो है वो ट्रीट हो रही होगी। फिर हम डोनेशन इन काइंड भी करते हैं। डोनेशन इन काइंड का मतलब क्या होता है कि आपने चीजें डोनेट कर दी हैं, आपने एस कैश नहीं दिया, बल्कि आप एसेट्स जो है वो डिनोट कर रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं। इन काइंड चीजें, अगर आप चीज दे रहे हैं, कोई एसेट दे रहे हैं, फिर उसकी वैल्यू जो है वो आपने देखनी पड़ेगी कि उसकी वैल्यू आपने क्या लेनी है। बिकॉज अगर कैश डोनेट कर रहे हैं तो कैश डोनेशन में आपको अमाउंट पता होती है, मैंने कितनी रकम डोनेट की है। लेकिन अगर आप ये डोनेट कर रहे हैं, इन काइंड कोई चीज दे रहे हैं, तो उसके लिए उसकी कीमत जो है वो आपको डिटरमिन करनी पड़ेगी। अब वेरियस केसेस में जो कीमत है वेरियस तरह से डिटरमिन हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई इंपोर्टेड आइटम डोनेट की है, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो वैल्यू कस्टम अथॉरिटी ने डिटरमिन की होगी, जिसमें आपकी कस्टम ड्यूटी, जिसमें आपकी दूसरी ड्यूटीज और तमाम चार्जेस वगैरह जो डोनर पे कर रहा है, वो सारे ऐड होंगे और आपकी इंपोर्टेड गुड्स की वैल्यू बन जाएगी
सिंपल सी डेट है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गुड इंपोर्ट करते हैं, आप कहते हैं जी 1000 रुपए की गुड है, 20 रुपए की ड्यूटी पे की है, 10 रुपए की और ड्यूटी पे की है, 330 रुपए के चार्जेस पे किए हैं, तो ये कितने का पड़ेगा? ये आपको 1060 का पड़ेगा। तो 1060 क्या होगी आपके डोनेशन के लिए वैल्यू इस्तेमाल हो रही होगी। ये है इम्पोर्टेड गुड्स के लिए। अगर कोई लोकल गुड्स हैं जो मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान हुए हैं, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हुई हैं, उसकी अगर हमने डोनेट कर रहे हैं तो उसकी अगर हमने वैल्यू डिटरमिन करनी है, कैसे करेंगे कि हमने पाकिस्तान में कोई चीज़ डोनेट किया तो मैंने वो चीज़ कितने की खरीदी थी, उसकी परचेज प्राइस प्लस जो मैंने टैक्सेस वगैरह पे किए होंगे, जो मुझे कीमत टोटल पड़ी होगी, वो मेरी क्या होगी? वैल्यू फॉर डोनेशन। मतलब मैं जाता हूँ, मैं एक वाटर कूलर परचेज करता हूँ मार्केट से और मैं वो जाकर डोनेट कर देता हूँ, खैरात के तौर पर दे देता हूँ, तो मुझे कूलर कितने का पड़ा, कितने के चार्जेस वगैरह आए, क्या ट्रैवलिंग कॉस्ट पे की, क्या ड्यूटीज वगैरह पे की, वो सारी जमा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी कि ये मेरी वैल्यू है। इस तरह से हम उसको डिटरमिन कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर कोई यूज्ड एसेट दे रहा हूं मैं, यूज डेप्रीशिएबल आइटम जो है, मतलब एक बिजनेस है, बिजनेस के पास एसेट्स पड़े हुए हैं, उन्हें डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने डेप्रिशिएबल आइटम अगर अगर डिस्पोज और डोनेट कर दी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सिंपल सी बात है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, जो डब्ल्यूडीवी होगी, टैक्स डब्ल्यूडीवी, मतलब जो उस एसेट की कॉस्ट होगी उसमें से उस एसेट की डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगी, जो बुक वैल्यू होगी, वही क्या हो जाएगी? हमारी इस्तेमाल हो जाएगी। और उसके अलावा जो कोई भी और आइटम्स है, कोई भी अदर आइटम्स हैं जिसकी हम कीमत मालूम नहीं कर पा रहे, तो जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, जो एफबीआर का ऑफिसर होगा, अगर वो किसी चीज के बारे में बता दे कि ये इसकी कीमत है, फिर क्या कंसीडर करेंगे? वही कीमत जो है आप कंसीडर कर रहे होंगे कि ये आपकी कीमत है, इस वैल्यू को आप अपने डोनेशन में इस्तेमाल कर रहे होंगे। उसके अलावा आप मोटर व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियां, ये भी डोनेट कर रहे होते हैं। अब गाड़ियों में दो तरह की गाड़ियां होती हैं, एक होती है न्यू और दूसरी होती है ओल्ड। और न्यू में भी दो तरह की होती हैं, एक इम्पोर्टेड गाड़ी आप डोनेट कर रहे होते हैं और दूसरी आप लोकल गाड़ी डोनेट कर रहे होते हैं। अगर इम्पोर्टेड गाड़ी डोनेट कर रहे हैं तो जो इसकी कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रीट, जो आपने इसकी कॉस्ट पे की होती है, इंश्योरेंस पे की होती है, फ्रेट पे किया होता है, उसके अलावा जो आप कस्टम ड्यूटीज वगैरह पे करते हैं या जो आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह अगर पे कर रहे हैं, तो इन सबको मिला के जो कीमत बनेगी वो आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन होगी। और अगर आप अनरजिस्टर्ड गाड़ी दे रहे हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं आएगी। और अगर लोकल गाड़ी है तो लोकल गाड़ी में उसकी लोकल प्राइस कितने की, मतलब आपने कैरी डब्बा कितने का लिया, और अगर रजिस्टर्ड करवा के दिया तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आ जाएंगे, अगर नहीं तो लोकल प्राइस ही क्या बनेगी? आपकी वैल्यू सप्लाई बनेगी। आप ईजी वाले आपसे रब्ता करते हैं कि जी हमें एक एम्बुलेंस के लिए डब्बा चाहिए, आप जाते हैं, आप 12 लाख का डब्बा परचेज करते हैं, उन्हें दे देते हैं, तो जो आपने परचेज करके दिया होगा वो क्या होगी? आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन बन जाएगी। अगर आप उसको नंबर भी लगवा के देंगे तो जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी? आपके हवाले आ जाएगी, आपके नाम पे लग जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती हैं यूज्ड व्हीकल। यूज्ड व्हीकल में भी न्यू होंगी और क्या होंगी? ओल्ड होंगी। अगर सॉरी, न्यू यूज्ड व्हीकल में भी हमारे पास इंपोर्टेड व्हीकल होंगी और हमारे पास क्या कहते हैं, लोकल यूज्ड व्हीकल होगी, मतलब पुरानी गाड़ी। इंपोर्टेड व्हीकल में सिंपल सी बात है कि कितने की हमें वो गाड़ी इंपोर्ट हुई थी, जो उसकी इंपोर्ट प्राइस है, प्लस जो उसकी ड्यूटीज हैं, प्लस जो उसके चार्जेस वगैरह पे किए हैं, वही मेरी क्या बन जाएगी? वही मेरी वैल्यू फॉर डोनेशन बन जाएगी। और लोकल व्हीकल में, यूज्ड व्हीकल में हम क्या करते हैं? यूज्ड व्हीकल में हमने ना कैटेगरी बनाई हुई है कि हम देखते हैं गाड़ी अप टू 5 ईयर ओल्ड, मतलब एक गाड़ी जो 5 साल तक पुरानी है, मतलब 1 साल पुरानी गाड़ी, 2 साल पुरानी गाड़ी, 3 साल पुरानी गाड़ी, मैक्सिमम 5 साल तक पुरानी गाड़ी। और दूसरी है वो गाड़ी डोनेट करना जो मोर देन 5 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 5 साल से ज्यादा गाड़ी चल चुकी हुई है। अगर मोर देन 5 ईयर ओल्ड गाड़ी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उस गाड़ी की जो परचेज प्राइस थी, किस कीमत के ऊपर हमने गाड़ी खरीदी, उसका हम सिर्फ लेंगे 50%।
मतलब 50% ऑफ जो परचेज प्राइस है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी 5 साल से पुरानी गाड़ी के लिए वैल्यू इस्तेमाल हो रही होगी डोनेशन के लिए। और अगर अप टू 5 years ओल्ड है तो सिंपल सी बात है, हम कॉस्ट पकड़ेंगे कि गाड़ी की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, और हम हर साल 10% क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट में से कमी करते जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, व्हीकल की वैल्यू, अरे क्या बनती है क्या नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 3 years ओल्ड कार जो है वो डोनेट करना चाह रहा हूं, तो मैंने अगर वैल्यू डिटर्मिन करनी हो कैसे करूंगा, इस गाड़ी कितनी कॉस्ट थी, ईयर 1 का 10% रिड्यूस किया, ईयर 2 का 10% रिड्यूस किया, ईयर 3 का 10% रिड्यूस किया, तो 3 साल गाड़ी चली हुई थी, 3 साल 10-10% रिड्यूस किया, ये जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी ये मेरी क्या कहला रही होगी, ये मेरी व्हीकल की कॉस्ट कहला रही होगी डोनेट करने के लिए, कि हम इसको इस वैल्यू पे क्या कर रहे होंगे, रख रहे होंगे, इस वैल्यू पे हम इसको डोनेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये डोनेशन है जिसके पूरे रूल्स हैं, इन काइंड के हो गया, कैश की हो गया, और कैसे हम इसका रिबेट क्लेम करते हैं, वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे डिस्कशन जो है वो कंप्लीट होती है कि ये डोनेशन है। उसके बाद है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। जो अप्रूव पेंशन फंड है, जो एपीएफ है हमारा, अगर इसमें आप हर साल कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा। रिमेंबर, ये जो रिबेट है ये सिर्फ किसको मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगा, इंडिविजुअल के अलावा किसी को नहीं मिलेगा। अब इसको लेने का क्राइटेरिया क्या है, कि वो इंडिविजुअल, उसके पास एनटीएन नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर हो, वैलिड एनटीएन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक आईडी कार्ड हो, उसकी इनकम जो है सैलरी में से या बिजनेस में से होनी चाहिए, और वो हर साल क्या कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है वॉलंटरी पेंशन स्कीम में। अगर वो कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसको हम क्या देंगे, हम उसको रिबेट देंगे। रिबेट का फॉर्मूला क्या होगा, कि उसने एक्चुअल कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट किया इस फंड में, और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो लोअर अमाउंट होगी वो हम पकड़ेंगे और हम उसको एवरेज के फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। मतलब टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय सी। सी जो है वो इन दोनों में से लोअर हो जाएगा। टैक्स लायबिलिटी वही है कि टैक्स लायबिलिटी में से हमने फुल टाइम टीचर अलाउंस और फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करवा दिया, और बी हमारा टैक्सेबल इनकम होगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो जवाब आएगा वो हमारा एवरेज रिबेट इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये दो रिबेट्स हैं हमारे जिसके ऊपर हम एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे होंगे, एक है डोनेशन और दूसरा है अप्रूव पेंशन फंड वाला। उसके बाद सेक्शन 64 है, ये है टैक्स क्रेडिट ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन, कि अगर आप पॉइंट ऑफ सेल मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स को एफबीआई के कंप्यूटर के साथ मुंसलिक कर रहे हैं, तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा। उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, कि कितने की आपने पॉइंट ऑफ सेल मशीन ली, उसकी परचेज प्राइस या 1.5 लाख पर मशीन, जो इन दोनों में से लोअर अमाउंट होगी वो हम क्या कर लेंगे, वो हम एज इट इज अपना रिबेट के तौर पर क्लेम कर लेंगे। और पॉइंट ऑफ सेल मशीन क्या होती है, कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आप अपने कंप्यूटर को एफबीआई के कंप्यूटर के साथ लिंक कर देते हो, फिर जो रियल टाइम रिपोर्टिंग होती है वो एफबीआई के पास जा रही होती है, कि आपने कितना सेल किया, कितना परचेज किया, वो तमाम डाटा जो है वो एफबीआई के पास जा रहा होता है। अगर आप वो कंप्यूटर ला के लगाते हैं, अपनी रिपोर्टिंग देते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर आपको ये तमाम बेनिफिट्स जो है वो मिल रहे होते हैं। तो जब हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे, टैक्सेशन पे आए, टैक्स लायबिलिटी आई, टैक्स लायबिलिटी में से हमने ये फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस किया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस किया, तो मेरे पास ये टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ये टैक्स लायबिलिटी जो है वो इस्तेमाल होगी इन रिबेट्स में, मतलब जब मैं इसका एवरेज रिबेट निकालूंगा तो दिस टैक्स लायबिलिटी वुड बी ए, ये टैक्सेबल इनकम है, डेट वुड बी बी, और सी जो मैंने अभी रूल पढ़ा है 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम और एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन विच एवर इज लोअर, वो रखेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अप्रूव पेंशन फंड में जो एक्चुअल अमाउंट डोनेट की, जो एक्चुअल अमाउंट कंट्रीब्यूट की, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, उसको भी इस ए ओवर बी मल्टीप्लाई बाय सी करूंगा, जवाब आएगा, तो ये रिबेट्स हैं। और अगर पॉइंट ऑफ सेल मशीन ली है तो उसका भी रिबेट लेस करवाएंगे, तो यहाँ पे लेस हो जाएंगे। उसके बाद जो एफटीआर का टैक्स होगा, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का टैक्स होगा, वो हम ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रहेगी, कि ये मेरा टोटल टैक्स बन रहा है। फिर जितना टैक्स मेरा ऑलरेडी कट चुका हुआ है, एडवांस टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, एफटीआर का टैक्स, वो तमाम टैक्स जो है मैं लेस करवाऊंगा। अगर कोई टैक्स क्रेडिट मुझे डिसअलाउ हुआ, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है अगर आप क्लेम कर लेते हैं,
तो आपको चाहिए कि आपने फॉरेन टैक्स पे किया हो। अगर आपने अगले 2 साल में फॉरेन टैक्स पे कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं पे किया तो वो क्या हो जाएगा, आपको डिसअलाउ हो जाएगा। जब वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा तो वो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी में क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। एड बैक करने के बाद फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे टैक्स पेएबल आ जाएगा। तो ये सारी गेम जो है हमारे टैक्सेशन में हो रही होती है कि इस तरह से हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल का फॉर्मेट जो है वो सारा कंप्लीट होता है कि इंडिविजुअली हम किस किस तरह से अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे डिडक्टेबल अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं, और टैक्सेशन कैसे की जाती है, वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके साथ चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13 ये भी हमारा काफी हद तक अब कंप्लीट होता है। अब इनको याद कैसे करना है, ये आपके पास तावीज है, ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के बाद ये रूल्स हैं। ये रूल्स आपको याद होने चाहिए कि कौन से क्या रूल्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या परसेंटेज है। ये रूल्स आपने याद करने हैं। आप किताब से लगेंगे बड़ा मुश्किल लगेगा, बट यहाँ पे बड़ा आसान लगेगा आपको। इस तावीज को आपने सुबह दोपहर शाम खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद देखना है। तो यहाँ पे हमारे रिबेट्स जो है वो खत्म होते हैं।